Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Process of Compensation Management के अमल क्या है कि जिसमें हम कंपनसेशन की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज़ उनके मुआवजा किस तरह से हम मैनेज कर रहे होते हैं उसके पूरे प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम है प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, जिसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1 परफॉर्म जॉब एनालिसिस, नंबर 2 कंडक्ट पे और सैलरी सर्वे, नंबर 3 एनालाइज रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, उसके बाद हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर, फार्मिंग पे एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी। वन बाय वन हम तमाम स्टेप्स को देखते हैं और क्लैरिफाई करते हैं कि हर स्टेप हमें बेसिकली कहना क्या चाहता है। तो प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट नंबर 1 हमारे पास जो स्टेप है प्रोसेस के अंदर वो है परफॉर्म जॉब एनालिसिस, कि हमें जॉब का जायज़ा और तज्जिया करना होगा। ठीक है, जॉब एनालिसिस हैज़ 2 मेजर आउटकम्स। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस के 2 मेजर आउटकम होते हैं। जब हम जॉब का तज्जिया या जायज़ा करते हैं तो 2 हमारे पास रिजल्ट आते हैं। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जो हमें बताता है कि जॉब की ड्यूटीज़ क्या होंगी और कंडीशंस क्या होंगी और आपको क्या क्या जॉब पे करना पड़ेगा। और दूसरा जॉब स्पेसिफिकेशन, कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, आफ्टर विच द रेटिंग ऑफ द जॉब अकर, उसके बाद हम जॉब की रेटिंग करते हैं। मीन्स के हम बताते हैं कि जॉब जो है वो किस रेटिंग पे है, ताकि उसकी पता चल सके कितना उसका स्टैंडर्ड हाई है या कितना कम है। उस हिसाब से हम उसको जान सकें, उसकी वैल्यू जान सकें। ठीक है, अ जॉब एवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ जॉब रेडी टू द अदर जॉब। फिर हम जॉब एवेल्युएशन करते हैं, जो मैंने पहले बात बताई, हम रेटिंग करते हैं कि इससे पता चल जाता है कि एक जॉब की क्या वैल्यू है एज कम्पेयर टू दूसरी जॉब की, ताकि उस हिसाब से हम उसका कंपनसेशन या मुआवजा जो है वो रख सकें। हर जॉब बराबर तो नहीं होती, हर जॉब की अपनी सैलरी अपनी कंपनसेशन होती है। तो हम देखेंगे कि एक जॉब की क्या वैल्यू है एज कम्पेयर टू अदर जॉब की। एंड इट आल्सो कंसर्न विद कन्वर्टिंग द वर्क वैल्यू टू मॉनेटरी वैल्यू। इसका ये भी मकसद है कि हम जो वर्क वैल्यू है उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएँ, कि जो काम है उसको पैसों में कन्वर्ट कर दें, कि इस काम के हमने कितने पेमेंट करनी है, माल उसको मॉनेटरी वैल्यू यहाँ पे कहते हैं मनी वैल्यू, कितने पैसे देने होंगे। तो सबसे पहले हमें जॉब एनालिसिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है कंडक्टिंग पे सर्वेस। इसमें देखते हैं कि वो क्या कहता है हमें आगे। अ सैलरी सर्वे इज अ टूल स्पेसिफिकली फॉर द रिम्यूनरेशन स्पेशलिस्ट एंड मैनेजर टू डिफाइन अ फेयर एंड कंपेटिटिव सैलरी फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। सैलरी सर्वे है कि हम सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं, सवाल जो आप पूछ रहे हैं। ये टूल है बेसिकली जो कि यूज़ किया जाता है स्पेशलिस्ट रिम्यूनरेशन स्पेशलिस्ट, जो कि लोगों का मुआवजा बनाने वाले स्पेशलिस्ट हैं, या और एंड मैनेजर, जो मैनेजर हैं, जो डिफाइन करते हैं एक फेयर, इंसाफ वाला और कंपेटिटिव सैलरी जो कि एम्प्लॉय को देनी चाहिए अपनी कंपनी के अंदर। क्योंकि ये स्पेशलिस्ट हैं और मैनेजर ही है जो कि डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्या हमें सैलरी देनी चाहिए। तो उनका सर्वे करना चाहिए ताकि सही सैलरी दी जाए और काम के मुताबिक जो है एम्प्लॉय को सैलरी दी जाए अपनी कंपनी के अंदर। द सैलरी डाटा इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक पोजीशन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रीजन, इंडस्ट्री, कंपनी साइज, एम्प्लॉय स्किल एक्सेट्रा। अब जो सर्वे का डाटा है उसकी बुनियाद क्या है, कि एक तो देखा जाएगा स्पेसिफिक पोजीशन, कि जॉब की पोजीशन क्या है। ठीक है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द रीजन, किस जगह पे जॉब की जा रही है, उसका रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री कौन सी है, कंपनी का साइज कितना बड़ा है और एम्प्लॉयज़ की काबिलियत कितनी है। इन तमाम चीज़ों को बुनियाद रखा जाएगा हमारे सर्वे के अंदर और उस हिसाब से सैलरी जो है वो देखी जाएगी। ये हमारे पास 2 स्टेप हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि हमें ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी देखनी है, उस हिसाब से सैलरी रखनी है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, डिटर्मिनेशन ऑफ पे रिक्वायर मोर देन वेजेस एंड सैलरी। हम इसमें एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल का, प्रॉब्लम्स का। डिटर्मिनेशन ऑफ पे रिक्वायर मोर देन वेजेस सैलरी, अब हमें जब पे का पता लगाना है, डिटर्मिनेशन करनी है, उसकी डिस्कवरी करनी है, इसमें मोर देन चीज़ें होती हैं वेजेस और सैलरी के अलावा। जैसे कि हमने दिहाड़ी और तनख्वाह नहीं देनी, इसमें बहुत सी और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं जब पेमेंट की बात आती है। ठीक है, डजन्स ऑफ वेरिएबल कैन अफेक्ट वेज स्ट्रक्चर, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। दर्जनों हमारे पास बातें हैं, फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होती हैं एक वेज के ढांचे के ऊपर, यानी कि सैलरी की तनख्वाह के ढांचे के ऊपर। HR मैनेजर में बी इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग क्यूरीज, जो HR मैनेजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, तो वो इन बातों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा जो हम नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 1, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द पे स्ट्रक्चर एंड द फ्रिंज बेनिफिट। अब जो पे स्ट्रक्चर है, यानी कि जो एम्प्लॉय को हमें पेमेंट करनी है, उसका ढांचा जो है, उसके दरमियान और फ्रिंज बेनिफिट,
जो फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट दिए जा रहे हैं, फ्रिंज कहते हैं एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट जो दिए जाएंगे उसको एम्प्लॉय को, उनके बीच में क्या ताल्लुक होना चाहिए, ठीक है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अब हर जॉब के फ्रिंज बेनिफिट डिफरेंट होते हैं, उस हिसाब से देने पड़ते हैं, ठीक है। अब यानी कि अगर एक सेल्स ऑफिसर है तो उसका फ्रिंज बेनिफिट क्या होना चाहिए कि सेल्स का काम होता है मोस्टली कंपनी के बाहर होता है कि आप मार्केट सर्वे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फ्रिंज बेनिफिट क्या है कि उसको बाइक का पेट्रोल दिया जाए। अब एक शख्स अगर कंपनी में बैठ के काम करने वाला है कि सारा दिन वो ऑफिस में रहता है तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूल की खर्चा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ वो दूर से था फिर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। अगर वो वहीं ऑफिस के साथ ही कहीं हॉस्टल में रहता है वगैरह वगैरह तो उसके लिए ये फ्रिंज बेनिफिट इतना फायदेमंद नहीं है, तो उसको उसके हिसाब से कोई और फ्रिंज बेनिफिट हमें देना पड़ेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पे स्ट्रक्चर और फ्रिंज बेनिफिट का ताल्लुक देखना, ठीक है। वुड द फर्म रिक्रूट न्यू एम्प्लॉई आफ्टर रिवाइज पे स्ट्रक्चर, क्या फर्म जो है उसको न्यू रिक्रूटमेंट तब करनी चाहिए जब पे स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाए या ना हो जाए, ठीक है, उसके बाद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप प्रिवेलिंग रेट्स ऑफ सैलरी कंसिस्टेंट विद द इवैल्यूएशन ऑफ जॉब, और जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं सैलरी के क्या वो जॉब की हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं उसके साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। और माजरत के नीचे हमारे पास बाहर आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इशू है लैपटॉप के अंदर तो इसके लिए एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही, तो नेक्स्ट टाइम हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ें जो है HR मैनेजर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जानना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, प्रिपरेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर। अब हम तैयार कर रहे हैं पेमेंट यानी कि सैलरी या कंपनसेशन का ढांचा, पे का ढांचा। इट इज़ अ जॉइंट आउटकम ऑफ अबव 3 स्टेप फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग पे स्ट्रक्चर अ लॉट ऑफ डिसीजन नीड टू बी टेकन। फॉर एग्जांपल अभी जो प्रिपरेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर है बेसिकली ये जितना भी हमने ऊपर बातें डिस्कस की हैं 3 स्टेप के अंदर, ठीक है, जॉब एनालिसिस हो गया, हमारा सर्वे हो गया, ठीक है, या हमने जो क्या कहते हैं एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम जो की हैं, इन तीनों का नतीजा क्या निकलता है कि अब हम प्रिपरेशन करें जॉब स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग पे स्ट्रक्चर, अब पे स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, मकसद का पूरा करने के लिए कुछ डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे वेदर टू पे अमाउंट इक्वल अबव और बिलो इंडस्ट्री लेवल, जो हमने पेमेंट देनी है एम्प्लॉय को क्या वो इंडस्ट्री लेवल से कम देनी है जो कि इंडस्ट्री में चल रही है पेमेंट उसके बराबर देनी है, उससे हाई देनी है, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास डिसीजन है। हाउ मच ईच पोजीशन और स्टेटस इन जॉब स्ट्रक्चर नीड टू पे, कितना एक पोजीशन को या एक स्टेटस को जॉब के अंदर जो हमारी जॉब स्ट्रक्चर है उसके अंदर किसी को पोजीशन को देना चाहिए। मीन्स के क्या रैंक है, जैसे कि हमारे यहाँ डिफरेंट रैंक होते हैं गवर्नमेंट के 17 स्केल 16 स्केल 18 स्केल का अफसर है, तो किस पोजीशन पे कितना जॉब का स्ट्रक्चर, किस तरह पे का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये फैसला करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग पे एडमिनिस्ट्रेशन रूल। एज द रेट्स रेंज ऑफ द सैलरीज हैव बीन डिटरमिन्ड, जब हम रेंज जो है सैलरी की फिक्स कर लें, जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं कि कितने पोजीशन को कितनी सैलरी देनी है, जब ये पूरी हो जाए द डेवलपमेंट ऑफ रूल्स पॉलिसीज ऑफ द पे सिस्टम हैज़ टू बी फिक्स। अब हमने डेवलपमेंट करनी है रूल्स और पॉलिसीज़ की जो पे के मुतालिक होने चाहिए, उनको फिक्स कर देना चाहिए। मीन्स के हमने हर साल कितनी बढ़ानी है या क्या सिस्टम होगा वो सारी बात फिक्स कर देनी चाहिए। अलॉट ऑफ पॉलिसीज एंड रूल रिक्वायर्ड टू आंसर, बहुत सारी पॉलिसीज और रूल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं आंसर करने के लिए। सबसे पहले अ ट्रेड बिटवीन सीनियरिटी एंड मेरिट बेस, सीनियरिटी और मेरिट की बुनियाद पे होना चाहिए, ये एक रूल है बहुत इंपॉर्टेंट। द फ्रिक्वेंसी ऑफ पे इंक्रीज, किस हिसाब से सैलरी हमारी बढ़ेगी, सीनियरिटी के हिसाब से कितनी देनी है, मेरिट के हिसाब से कितनी देनी है, कितनी फ्रिक्वेंसी होगी हमारी सैलरी बनने की। हाउ टू कंट्रोल सैलरी और वेजेस कॉस्ट, सैलरी और वेजेस का जो खर्चा आ रहा है बनाने का वो किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, ये भी पॉलिसीज हमें बनानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। हमारे पास लास्ट स्टेप है प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट का, कि अब हमने इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है अपने वेजेस और सैलरी की। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेजेस एंड सैलरीज फाइनली इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एंड कंट्रोल बाय द अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव। अब यानी कि जो स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, जो रूल और पॉलिसी बना ली है हमने कंपनसेशन की, उसको इम्प्लीमेंट कर देना है कि क्या सैलरी और क्या वेजेस होंगी, और ये अब जो इम्प्लीमेंट कर दिया ये कंट्रोल किसने करना है, ऑथोराइज एग्जीक्यूटिव जो हैं, जो टॉप मैनेजर हैं, उनको अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है। इट इज़ यूजली असाइन टू अ कमेटी composed of high ranking officer. This committee may require frequent advice and help from technical HR staff. अब ये जितना भी प्रोसेस है उसको करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिसाइड कर रहे होते हैं। और ये कमेटी जो अक्सर एडवाइस चाहती है, हेल्प चाहती है HR टेक्निकल स्टाफ से, तो ह्यूमन रिसोर्स वाले भी इस कमेटी का हिस्सा होते हैं क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट का उसको हैंडल कर रहे होते हैं, साथ में एडवाइस और उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का टॉपिक था, कंपनसेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस, कि किस तरह से हम कंपनसेशन बनाते हैं, उसका पूरा टॉपिक था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको समझ आ सके। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।